आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और वो है पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का निर्माण। और हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान की पृष्ठभूमि का जो निर्माण हो रहा वो एक दिन में संभव नहीं था। ये प्रक्रिया तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस थोड़ा सा अपनी मांगें बढ़ाती है ब्रिटिश सरकार से, तो 1887 में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और संयुक्त प्रांत के गवर्नर कॉल्विन ने, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश जिसे हम कह सकते हैं, तो संयुक्त प्रांत के गवर्नर कॉल्विन ने, इन सब ने मिलकर एक प्रकार से कांग्रेस के विरुद्ध में एक मोर्चा खोलने का मन बनाया। लेकिन डायरेक्ट थोड़ी मोर्चा खोलेंगे, भारत में गद्दारों की कमी तो रही नहीं है। तो इन अंग्रेजों ने, डफरिन ने, कॉल्विन ने, इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खां का सहारा लिया, बनारस के राजा शिव प्रसाद से कहा और इन दोनों से कहा कि आप कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा बनाइए, जिसके फलस्वरूप 1888 में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ही था कांग्रेस का विरोध करना। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खां ये भी कहते हैं मुसलमान बुद्धिजीवियों से कि आप लोग कांग्रेस से अलग रहें। इसके पश्चात होता क्या है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खां एक प्रकार से हिंदुस्तान के मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा का प्रसार भी करते हैं। उनका अलीगढ़ मूवमेंट भी बहुत फेमस है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि मुस्लिम हितों की रक्षा के चक्कर में वो राष्ट्रवादी जो एलिमेंट्स थे वो उनके पीछे छूट गए। ये सबसे बड़ा, और यही अंग्रेज चाहते थे डिवाइड एंड रूल की थ्योरी के तहत, यानी जहां राष्ट्रीयता का विचार था वो पीछे चला गया और मुस्लिम हित सर्वोपरि हो गया। ये इस अलीगढ़ मूवमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसी सोच और इसी मानसिकता के साथ हम मुस्लिम लीग को देख रहे हैं। मुस्लिम लीग का जन्म 30 दिसंबर 1906 को हो रहा है, लेकिन उससे पहले अक्टूबर 1906 में एक व्यक्ति का नाम है आगा खां, जो मुस्लिम लीग का इस बाद में स्थायी अध्यक्ष भी बनेगा और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति था। अक्टूबर 1906 में ये जो है आगा खां शिमला में लॉर्ड मिंटो से एक शिष्टमंडल के साथ मिलता है अक्टूबर 1906 में, जिसे शिमला शिष्टमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और वो बड़े पैमाने पर चापलूसी वहाँ जाकर आगा खां करता है, अंग्रेज़ों की प्रशंसा करता है, अंग्रेज़ों के कार्यों की कहता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें वो करता है। फिर वो अपनी बातें रखता है और उसकी जो आगा खां जो शिष्टमंडल के साथ गया था, उस आगा खां ने कुछ अपने प्रस्ताव रखे लॉर्ड मिंटो के पास और उसने कहा कि प्रभु, भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा आप कीजिए, क्योंकि भारत के मुसलमान अब ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े हैं। इसीलिए हमको व्यवस्थापिका सभाओं में, व्यवस्थापिका सभा का मतलब संसद है, विधायिका है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर हमें पृथक निर्वाचन करने का अधिकार मिलना चाहिए। पहली बात, यानी डिवाइड एंड रूल की थ्योरी जो सबसे पीक पॉइंट है वो है कि हमको सांप्रदायिक आधार पर एक प्रकार से पृथक निर्वाचन की सुविधा दी जाए, जिससे हमारे भी लोग व्यवस्थापिका सभा में पहुंचें। दूसरा, आईसीएस में जो नियुक्ति की जाए वो अंग्रेजों की वफादारी और निष्ठा के आधार पर किया जाए। आप देखिए किस तरह की सोच के लोग थे, यूं ही नहीं पाकिस्तान बना ले गए। वो कहता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, यानी आईसीएस में आने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हो, ये जांच किया जाए कि कौन अंग्रेजों का सबसे वफादार और निष्ठावान है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो मुसलमान नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ था शिक्षा की दृष्टि से। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, मुसलमान कभी भी शिक्षा की दृष्टि से इसलिए पिछड़ा रहा क्योंकि वो अपने कुरान और हदीस से निकल ही नहीं पाया, वो मदरसा व्यवस्था से निकल ही नहीं पाया, वो अपने धर्म की कुल मिला के कहीं की बुरी चीज़ों को क्रिटिसाइज कर ही नहीं पाया, इसीलिए मुसलमान पिछड़ा है, बाकी कोई कारण नहीं है। इसके पश्चात वो तीसरी बात और रखता है और वो कहता है कि सरकारी सेवाओं में भी मुसलमानों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लॉर्ड मिंटो चिंता ना करें, हम आपकी हर मांग को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करेंगे। और उसके पश्चात आगा खां जब लौट कर आता है तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, यही आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क
नवाब वकार उल मुल्क, इन सब ने मिलकर मुस्लिम लीग का निर्माण किया। अब मुस्लिम लीग का जब निर्माण होता है ढाका में, तो मुस्लिम लीग का लक्ष्य क्या है? मुस्लिम लीग ने पहला ही बताया, हिंदुस्तान के मुस्लिम बुद्धिजीवियों, तुम कांग्रेस से अलग हो जाओ, तुम कांग्रेस के साथ मत जुड़ो, तुम्हें कांग्रेस से अलग रहना है। यह सबसे बड़ी बात उसने कहा। यहां तक कि कुल मिला के इस मुस्लिम लीग के एजेंडे में स्पष्ट रूप से बात आई कि भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की हमें हर हाल में रक्षा करना है। यानी मुस्लिम लीग ने अपने एजेंडे में स्पष्ट कर दिया है, यह सबसे बड़ी बात है। मैं मुस्लिम लीग की बात कहता हूं, बीजेपी है, कि भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही इस संगठन का जन्म हो रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। इसने यह भी कहा, इस संगठन ने, कि भारत के मुसलमान ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ जुड़े रहेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान राष्ट्रवादी विचारधारा या कांग्रेस से अलग रहेंगे, और साथ में हम मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। राजनीतिक अधिकार का मतलब है कि हमें कुलना के पार्लियामेंट में कुलना के एज ए मेंबर कुलना के जाएगा, और हमारा प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर वहाँ होना चाहिए। इस प्रकार से जब मुस्लिम लीग का जन्म हो जाता है, और मुस्लिम लीग एक तरह से, क्योंकि यही मुस्लिम लीग देश का पार्टीशन करेगी, तो मुस्लिम लीग का एजेंडा है कि हमें भारत के मुसलमानों की हर तरह से कहीं न कहीं उनकी रक्षा करना है, भारत के मुसलमानों के हितों के लिए कार्य करना है। 1906 में मुस्लिम लीग ने अपनी बातें रख दी कि भाई हम ब्रिटिश सरकार की वफादारी करते हैं, तो इसके पश्चात मार्ले मिंटो सुधार आते हैं 1909 में, आप समझ सकते हैं। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की सुविधा मुसलमानों को दी जाएगी। यानी ब्रिटिश सरकार को जब ये लगा कि ये मुसलमान हमारे राज्य के प्रति, हमारे प्रति निष्ठावान हो चुके हैं, हमारे भक्त हो चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं कुछ दिया जाए, और इसीलिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की सुविधा 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में दी गई। जो लोग यह कहते हैं कि देश का पार्टीशन 47 में हुआ, मैं कह सकता हूं कि 1906 में ही हो चुका था, जब मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बना था, एक पार्टी बनी थी, और यही पार्टी 47 में देश का पार्टीशन करेगी। उसने अंग्रेजों को भी कुल मिला के प्रभावित किया, जिसके कारण से अंग्रेजों ने उनकी बात को मानते हुए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की सुविधा 1909 में दे दिया। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस करेगी महाराज, क्यों नहीं करेगी। 1916 में इसी कांग्रेस ने, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी अगुवाई कर रहे हैं, लखनऊ पैक्ट इन लोगों ने कर दिया, गांधी जी भी वहां मौजूद थे। यानी 1916 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस लखनऊ पैक्ट कर रही है। इस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हम भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन करते हैं। मुस्लिम लीग तो स्पष्ट कर चुकी थी कि हम मुसलमानों के संगठन हैं, हम मुसलमानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम भी कुल मिला के तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं, तब तुम किस समाज के, किस जाति के, किस व्यवस्था के संगठन थे। कांग्रेस से प्रश्न तो यही पूछा जाएगा ना, कि मुस्लिम लीग ने तो स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों के संगठन है, मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं। और 1916 में जो घोर पाप कांग्रेस ने किया था लखनऊ पैक्ट के द्वारा, वो अक्षम्य है, क्योंकि आपने लखनऊ पैक्ट पर साइन कर दिया कि हम भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन करते हैं। यानी देश के पार्टीशन की नींव आपने भी 16 में रख दिया था। और जब देश के पार्टीशन की नींव रख दिया था, तो 16 में हुआ है, 30 वर्ष बाद 1946-47 में देश का पार्टीशन कर दिया गया। और आगे बढ़ जाते। अब इससे क्या होता है ना, कि मुस्लिम लीग आतताई होती जा रही है। आप उसकी हर बात को मानेंगे तो कुल क्या आतताई नहीं होंगी। किसी भी बच्चे की हर बात को मानोगे तो रावण तो बनेगा ही बनेगा, वो आतताई तो बनेगा ही बनेगा। वही चीज यहां पर हो रही है। इसी प्रकार से 1928 में जब सर्वदलीय सम्मेलन कुल के दिल्ली में हुआ, उसके बाद बंबई में हुआ, और उसके पश्चात भारत के संविधान बनाने की बात की गई, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट, यानी कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है। और नेहरू रिपोर्ट में कहीं पर भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई, तो कौन नाराज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति नाराज हुआ, जिन्ना। और नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना ने हिंदू हितों की रक्षा करने वाला दस्तावेज तक कह दिया। उसने कहा ये तो हिंदू हितों की रक्षा करने वाला दस्तावेज है, इसमें मुसलमानों की बात ही नहीं है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो हमें मिला था उसकी बात ही नहीं की गई है।
आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कितनी बातें बिगड़ रही थीं। चलिए साहब, 1928 के बाद थोड़ा 30 में आते हैं। जिन्ना नाराज हैं क्योंकि जिन्ना अब मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए हैं, तो मुस्लिम लीग की राजनीति करेंगे। लेकिन 1930 में आते हैं, थोड़ा सा बड़ा सुंदर कुलनाकिक अधिवेशन हो रहा जा रहा है मुस्लिम लीग का, 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन। और 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एक व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल, वही इकबाल जो लिखता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी का जन्मदाता मोहम्मद इकबाल था। यहीं पर उत्तर पश्चिम इकबाल अध्यक्षीय भाषण में क्या करता है, यानी इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का जब कहीं ना कहीं अधिवेशन चल रहा था और वहां पर यह अध्यक्ष बना हुआ था, तो अपने अध्यक्षीय भाषण में कहता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी जो आज पाकिस्तान देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। यानी एक तरह से मुसलमानों को दिखाया कि देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हम लोग ज्यादा संख्या में हैं और वहीं पर हम लोगों को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। आगे क्या कहता है, आगे फिर कहता है अपने अध्यक्षीय भाषण में कहता है, मुस्लिम हितों की अगर सुरक्षा करना है, यानी मुस्लिम हितों की सुरक्षा पृथक राज्य की स्थापना के द्वारा ही संभव हो पाएगी। आप देखते जाइए इकबाल क्या कह रहा है कि मुस्लिम हितों की सुरक्षा अगर करना है तो पृथक राज्य की स्थापना के द्वारा ही संभव हो पाएगी। यानी अभी पाकिस्तान शब्द तो आया नहीं था, पृथक राज्य की स्थापना। मोहम्मद इकबाल ने जिन्ना को भी एक पत्र लिखा और जिन्ना को पत्र में उसने लिखा है कि यदि मुसलमानों के एक या एक से अधिक राज्यों का निर्माण संभव नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए एक या एक से अधिक राज्यों का निर्माण संभव नहीं हुआ, तो इस हिंदुस्तान में गृह युद्ध भी हो सकता है, जो हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में पहले से चला आ रहा है। इस प्रकार की बात, इस प्रकार का जहर मोहम्मद इकबाल उगल रहा था। इस प्रकार से मोहम्मद इकबाल की बातों को इन बातों ने किसको प्रभावित किया? उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जो पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे। यानी इकबाल की बातें बहुत हद तक कहीं ना कहीं भारत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों को प्रभावित कर रही हैं, आप समझ सकते हैं। और 1933 में जब आ जाते हैं, 1933 में आ जाते हैं तो कैम्ब्रिज में चलते हैं। कैम्ब्रिज का एक विद्यार्थी है चौधरी रहमत अली, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान की बात नहीं की गई है, ना इकबाल ने ना जिन्ना ने, किसी ने पाकिस्तान की बात अभी तक नहीं किया है। लेकिन 1933 में जब कैम्ब्रिज में चलते हैं, कैम्ब्रिज का एक विद्यार्थी है चौधरी रहमत अली, उसके 3 मित्र हैं, और जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट जारी किया, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर को ना के पैम्पलेट जारी करता है, अभी और नहीं तो कभी, हैं? इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या तो अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं। नाउ और नेवर नाम से एक पैम्पलेट जारी करता है और उस पैम्पलेट में वो स्पष्ट कर देता है कि जो हैदराबाद है, दक्षिण भारत में हैदराबाद जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, हैदराबाद का निजाम, उसको कहता है उस्मानिस्तान। बंगाल और असम को मिलाकर कहता है बंग ए इस्लाम। और भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जहां पर पंजाब है, जहां पर सिंध है, जहां पर बलूचिस्तान है, जहां उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, पेशावर वाला बेल्ट, जहां कश्मीर है, इनको मिलाकर कहता है पाकिस्तान। इस प्रकार से कहता है कि मुसलमानों के 3 राज्य हैं। कौन कहता है? चौधरी रहमत अली अपनी पैम्पलेट नाउ और नेवर में कह रहा है कि दक्षिण भारत में हैदराबाद जहां मुस्लिम बाहुल्य उस्मानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो असम और बंगाल बंग इस्लाम है, और उत्तर पश्चिम में चले जाइए 4-5 जो स्टेट हैं वो कौन है? तो इस प्रकार से ध्यान रखिए वो पाकिस्तान है। इन तीनों को मिलाकर एक संघ राज्य का निर्माण किया जाए। चौधरी रहमत अली कहता है इन तीनों को मिलाकर एक संघ राज्य का निर्माण किया जाए और इस संघ राज्य को ही पाकिस्तान कहा जाए। इस संघ राज्य का, यानी 3 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ राज्य का निर्माण किया जाए और संघ राज्य जब बन जाएगा तो उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। 1933 की बात है। जिन्ना ने थोड़ा सा अपने को दूरी रखा, जिन्ना ने कहा नहीं नहीं। लेकिन 1937 में जैसे ही चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के जैसे ही चुनाव हुए
और प्रांतीय विधानसभाओं के जैसे ही चुनाव होते हैं, उसके पश्चात जैसे ही मुस्लिम लीग उल्टे मुंह धाराशाही हो जाती है, कहीं पर भी कोई सीट नहीं है सिर्फ सिंध को छोड़कर, वहीं से कुल मिला के जिन्ना आतताई हो गया, नाराज हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स करने लग गया जिन्ना, सांप्रदायिक राजनीति करने लग गया। और इसके पश्चात उसने पंजाब का दौरा किया, बंगाल का दौरा किया, असम का दौरा किया, और अंततः वहां के लोगों को, जो कहा के मुख्यमंत्री जो लोग थे, जैसे बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खां, असम में मोहम्मद सादुल्ला, ये कुल मिला के तीनों लोगों को अपने भरोसे में लिया और तीनों लोगों ने स्पष्ट कहा जिन्ना से कि हम आपका हर तरह से सहयोग करेंगे। यानी बंगाल के कुल मिला के फजलुल हक जो मुख्यमंत्री वहां के हैं, जिसे प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था, पंजाब के सिकंदर हयात खां, और असम के मुख्यमंत्री जिसको प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था मोहम्मद सादुल्ला खां, इन तीनों ने कहा पत्र के द्वारा कि हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और जब जिन्ना को कुल मिला के लगा कि इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो इस प्रकार से जिन्ना अब एक प्रकार से अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ निकल पड़ा। और जब जिन्ना निकल पड़ा तो उसके पश्चात मैं कहना चाहता हूँ, उसका कोई विकल्प नहीं है जिन्ना का। बहुत से लोग जो है कांग्रेस में थे, गांधी थे, नेहरू थे, टैगोर थे, फलाना थे, राजेंद्र बाबू थे, पटेल थे, ये थे, वो थे, कुछ नहीं। जिन्ना अपने आप में कुल मिला के संपूर्ण। 1940 में कुल मिला के लाहौर में मुस्लिम लीग का सेशन होगा। 23 मार्च 1940 को लाहौर में जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, और यहीं पर पाकिस्तान का प्रस्ताव आ जाता है। पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव। जिन्ना ने इससे पहले इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया था। इस पाकिस्तान के प्रस्ताव को बनाने में सिकंदर हयात खां का बहुत बड़ा रोल था। हालांकि इसमें सहयोग फजलुल हक ने भी किया है, खलिकू जमा ने भी किया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रस्ताव के प्रारूप को कुल मिला के सिकंदर हयात खां कहीं न कहीं तैयार करते हैं। इस लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है और खलिकू जमा ने कुल मिला के समर्थन कर दिया। इस प्रकार से 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो जाता है, और यहीं से अब स्पष्ट हो गया कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य मिलेगा, और वो राज्य पाकिस्तान होगा। वो राज्य क्या होगा? पाकिस्तान हो गया। इसमें प्रस्ताव में आया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के इलाके जो भौगोलिक दृष्टि से मुस्लिम बाहुल्य हैं, उनको पाकिस्तान राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1943 में चलते हैं, कराची अधिवेशन है, गहमा गहमी है, जिन्ना अध्यक्षता करता है और स्पष्ट कर देता है डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट यानी बांटो और छोड़ो, जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया। और यहीं पर 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाएगा। पाकिस्तान दिवस जिन्ना ने मनाया, और आप सब जानते हैं इसके बाद क्या होता है। इस तरीके से जो है